यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी उस टाइम पे इसके सिर्फ 51 मेंबर्स ही थे, बट ओवर टाइम काफी सारे न्यू नेशंस इसे ज्वाइन करते चले गए और आज के टाइम पे यूएनओ के टोटल 193 मेंबर नेशंस हैं और ये सारे नेशंस आपस में कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और साथ ही साथ सारे जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यूएनओ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ओवर टाइम इसके मेंबर्स बढ़े हैं, मेंबरशिप बढ़ी है इस ऑर्गेनाइजेशन की और इतने सारे चेंजेस हुए हैं 1945 के बाद से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1991 कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या चेंजेस होने चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी, वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम यूएनओ में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली उसके स्ट्रक्चर में और उसके प्रोसेसेस में। अब रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स ऑफ प्रोसेसेस दोनों में डिफरेंस क्या है। सो रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दैट मींस चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ यूएनओ। कंपोजिशन यानी कि मेंबरशिप, हम इसकी मेंबरशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं यूएनओ में, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जहां पे हम क्वांटिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेंबर्स या कह लो सीट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाना। तो हम स्ट्रक्चर में कैसे रिफॉर्म मांग रहे हैं? सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, हम चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आए, इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की सीट्स को बढ़ाया जाए। परमानेंट मेंबर्स जो कि परमानेंट रहते हैं, अब इनकी भी सीट्स को बढ़ाया जाए और वीटो पावर, इनकी जो पावर है उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएं जिससे कि ये अपनी पावर का गलत यूज ना कर सकें। और साथ ही साथ नॉन परमानेंट मेंबर्स जिन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी भी क्वांटिटी, इनकी भी सीट्स को बढ़ाने की डिमांड की जा रही है, जिससे कि हम सभी नेशंस को चांस दे सकें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और एडवाइसेस प्रोवाइड करने का, एक्टिवली अपना रोल प्ले करने का हम सभी को चांस दे सकें। तो इसीलिए ये रिफॉर्म्स लाने की डिमांड की जा रही है। अब परमानेंट मेंबर आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक ऐसा नेशन जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे एक नेशन में जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से जो आते हैं नेशन, वो मेंबर बन सकता है, परमानेंट मेंबर बन सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री अच्छी खासी होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू द यूएनओ, यूएनओ के जितने भी मिशंस हैं या यूएनओ में फंडिंग वगैरह जो है उसमें कंट्रीब्यूट करे वो नेशन। डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए और उसका ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि दूसरे नेशंस उससे इंस्पिरेशन लें, तो इंस्पायर हो दूसरे नेशन, ऐसा नेशन होना चाहिए, मजबूत नेशन होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं। सो यस, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है पॉपुलेशन के टर्म्स में, इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन तो किसी और कंट्री की है ही नहीं। अब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है पूरे वर्ल्ड में। मिलिट्री अच्छी खासी है, इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। और कंट्रीब्यूशन टू द यूएनओ, इंडिया यूएनओ के सभी मिशंस में, सभी प्रोग्राम्स में अपना एक तरह से कंट्रीब्यूशन देता है। साथ ही साथ इंडिया जो है वो फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। सारे मेंबर नेशन, सब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो कैसे मैनेज की जाती है, सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड्स पहुंचाते हैं इसके वर्किंग में। तो यूएनओ जो है उसमें फाइनेंशियल टर्म्स में कह लो या फिर इसके मिशंस को सपोर्ट करने के टर्म्स में कह लो, तो इंडिया हमेशा एक्टिव रोल प्ले करता है यूएनओ में। और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन आपने सुनी ही होगी। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाया जाता है, डेमोक्रेटिक नेशन है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अब इंडिया ट्रेड के टर्म्स में हो या किसी भी टर्म्स में हो, इंडिया बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहा है हर एक फील्ड में। टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में काफी सारे हेल्थ केयर सेंटर्स बनवाए जा रहे हैं, हर एक फील्ड में इंडिया ग्रो कर रहा है, लीड कर रहा है आज वर्ल्ड में, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में इंडिया सबसे टॉप पे चल रहा है। तो
तो इंडिया ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, G4 ग्रुप जो है जिसमें G4 नेशंस जैसे इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये 4 नेशंस जो हैं ये परमानेंट मेंबरशिप क्लेम करते हैं, क्योंकि ये चारों नेशन ऐसे हैं जो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, बट इन्हें परमानेंट मेंबर अभी तक बनाया नहीं गया है, ये रिफॉर्म्स अभी तक लाए नहीं गए हैं। नाउ बेटर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हर एक नेशन की जो से है वो मैटर करनी चाहिए। डेवलपिंग नेशन शुड हैव अ ग्रेटर वॉइस, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इतने सारे जो नेशंस जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनकी भी वॉइस, उनका भी जो से है वो मैटर करनी चाहिए, उनकी भी एडवाइसेस लेनी चाहिए डिसीजंस लेने से पहले। रिफॉर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, अभी हमने देखा रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ हम स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, यहाँ हम क्वांटिटी, सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और साथ ही साथ सभी नेशंस को रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी कि मेंबर नेशंस जो हैं, डिफरेंट जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी, यानी कि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ऑल मेंबर्स सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसके लिए हम क्या करें, एक तरह से रिफॉर्म्स लाने की डिमांड की गई है। हालांकि ये रिफॉर्म्स अभी तक फुलफिल हो नहीं पाए हैं, ये रिफॉर्म्स जो हैं अभी तक लाए नहीं गए हैं। रिफॉर्म ऑफ प्रोसेसेस, अब रिफॉर्म ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है, चेंजेस इन द वे द यूएन वर्क्स, अब यूएन जिस तरह से अपना काम करता है उस काम करने के प्रोसेस में चेंजेस लाना, उसके फंक्शनिंग में चेंजेस लाना, वो है रिफॉर्म ऑफ प्रोसेसेस। जैसे फास्टर डिसीजन मेकिंग, अब जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें और ज्यादा क्विकली डिसीजन लिए जाएं, जल्द से जल्द डिसीजंस लिए जाएं, स्पेशली इमरजेंसी टाइम में जब आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हो, ज्यादा वेट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे टाइम में तो खास करके आपको डिसीजंस जल्द से जल्द लेने पड़ेंगे। और वो आप कब ले पाओगे, जब सारे मेंबर नेशन साथ में मिलके एक दूसरे के साथ डिबेट्स एंड डिस्कशंस करें, तभी आप इफेक्टिव और क्विकली डिसीजंस ले सकते हो। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी की से मैटर करती है। लोग जो हैं, जैसे अगर हम एक नेशन के तौर पे बात कर लें तो नेशनल लेवल पे क्या होता है, डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट कर रखी है, यानी कि हमारे जो लीडर्स हैं सिर्फ उनके पास सारी पावर नहीं है, सबसे ज्यादा पावर है हमारे सिटीजन्स में, यानी कि इस देश के जो मेंबर हम कह सकते हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास सारी पावर है, वो सब कुछ लीड करते हैं, वही है जो मैटर करते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात कहाँ कर रहे हैं, सभी मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी मेंबर्स की से मैटर करे, तो क्या हो रहा है कि हम एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में अपना काम कर पा रहे हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, सारे देश आपस में कोऑर्डिनेट करें, मिलजुल कर काम करें, कोऑपरेट करें, कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, अगर हो कन्फ्लिक्ट्स तो उन्हें पीसफुली सॉल्व किया जाए, साथ में मिलके काम करें। तो एक तरह से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूएन की फंक्शनिंग में। तो रिफॉर्म्स कौन से लाने चाहिए, स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स कौन से होते हैं, जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्रोसेस यानी जहाँ पे हम फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, और ये सारे रिफॉर्म्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सो स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच।